तो जिस समय जो आवश्यकता हो जाती है आदमी के अंदर, तो उसमें मानव का मन लग जाता है। मन लगाने के आधार पर समझदारी मानव का सत्व होता ही है ना, होना ही है, क्योंकि अध्ययन पूर्वक मानव समझदारी संपन्न होता देखा गया है। हर मानव ध्यान पूर्वक अध्ययन करने से समझदारी संपन्न हो जाता है। ध्यान पूर्वक अध्ययन करने का मतलब है जो शब्दों को सुनते हैं उनका अर्थ स्वीकृत होना ही बोध है, यही अध्ययन है। और पहले ये कहा था कि उनको सटीकता से सुनते हैं तो वो स्मरण में ठहर जाता है ना। दोनों का अर्थ एक ही है। फिर अर्थबोध होने का प्रमाण अस्तित्व में वस्तुबोध होना है। अस्तित्व में वस्तुबोध होना ही सह अस्तित्व के बोध का स्वरूप है। इसमें हर नर नारी बोध संपन्न होना होता है। इस मुद्दे पे लोक संवाद जो है अवश्य संभावी है। फिर 175 में पेज में अस्तित्व में जो भी वस्तुएं हैं उन सबका सह अस्तित्व में वैभव होना समझ में आने के उपरांत स्वयं ही सह अस्तित्व में होना बोध हो जाता है। होने का स्वरूप और वातावरण, यह दोनों स्थितियां सह अस्तित्व दर्शन से स्पष्ट हो जाती हैं। फलस्वरूप मानव यथा स्थितियों को पहचानने में समर्थ हो जाता है, अर्थात जागृति संपन्न स्थिति को समझने में संपन्न हो जाता है। जागृति के आधार पर यथा स्थितियों को पहचानने की स्थिति में विज्ञान और विवेक सम्मत निश्चयन सहित कार्यकलापों में प्रवृत्त होना पाया जाता है। यह पहले से विदित हो चुकी है कि विवेक का प्रयोजन लक्ष्य को पहचानने और निर्धारित करने में, और विज्ञान का प्रयोजन दिशा निर्धारित करने पहचानने में होना पाया जाता है। फलस्वरूप व्यवहार और कार्य, इन दोनों में सहअस्तित्व प्रमाणित हो जाता है। सहअस्तित्व में प्रमाणित होने के क्रम में समाधान, समृद्धि, अभय सहअस्तित्व प्रमाणित होता है। फलस्वरूप परिवार मूलक स्वराज विधि से हर नर नारी अपने सौभाग्य को प्रमाणित कर देना सहज है। यह भी मुद्दा जन चर्चा के लिए प्रस्तुत है। इसमें जन संवाद का मुद्दा यही है कि हमें जागृत होने के लिए तत्पर होना है कि नहीं होना है ना, इसको तय करना है। फिर अगले पैराग्राफ में कहा कि विज्ञान विधि से काल के साथ क्रिया और क्रिया के साथ काल को निर्धारित करने की एक सहज पद्धति बन जाती है। अर्चना बहन आज नहीं है ना। योगेश भाई, योगेश उपाध्याय जी। हाँ भैया। तो कल आपको और अर्चना बहन को इस वाले पैराग्राफ पे कुछ बोलने का था। कौन सा पैराग्राफ भैया? विज्ञान विधि से काल के साथ क्रिया का और क्रिया के साथ काल को निर्धारित करने की एक सहज प्रणाली बन जाती है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि विश्लेषण विधि से संपूर्ण प्रकार का वस्तु ज्ञान हुआ ही रहता है। वस्तु ज्ञान के साथ संयोजन ज्ञान हुआ रहता है। संयोजन ज्ञान के साथ परिणाम और प्रयोजन ज्ञान हुआ रहता है। इन सभी आधारों के साथ निर्णय होना सहज रहता है। कुछ आप बोलना चाहेंगे इसमें? नहीं भैया। अच्छा, इसकी औचित्यता को लक्ष्य के आधार पर परिशीलन करना विवेक विधि से संपन्न हो जाता है। विवेक विधि का उदय सहअस्तित्व ज्ञान से संपन्न हुआ रहता है। विवेक विधि से सहअस्तित्व का नजरिया सुस्पष्ट रहता है। सहअस्तित्व के नजरिए में समाधान, समृद्धि, अभय सहअस्तित्व का स्वरूप समाया रहता है। अतएव इन लक्ष्यों के अर्थ में संश्लेषण होना एक स्वाभाविक क्रिया है। इसी के चलते लक्ष्य सम्मत दिशा निर्धारित हो जाती है। ऐसे निर्णयों के आधार पर योजना, कार्य योजना स्वीकार होती हैं। इसे स्वीकारने के आधार पर प्रतिबद्धताओं में निष्ठा होना पाया जाता है। इस विधि से हम जीकर प्रमाणित होने की स्थिति में पहुंचते हैं। इसकी आवश्यकता जन संवाद परामर्श एक आवश्यकीय कार्यकलाप है। सहअस्तित्व विधि अपने आप सार्वभौम होना स्वाभाविक है। सहअस्तित्व अपने में संपूर्ण अस्तित्व की ध्वनि को ध्वनित करता है।
संपूर्ण अस्तित्व अपने चार पद चार अवस्थाओं में होना पाया जाता है। इसमें से चार पद हैं प्राण पद, भ्रांति पद, देव पद, दिव्य पद के रूप में अध्ययन होता है। और चार अवस्थाएं हैं पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था में गण्य होती है। ऐसी स्वीकृतियां बहुत जटिल भी नहीं है। पदार्थावस्था के मूल में संपूर्ण प्रजाति के परमाणुओं का अध्ययन है। इनमें से कुछ प्रजातियों को मानव पहचाना भी है और नई पहचानी हुई प्रजातियां पहचान में आने की संभावना बनी हुई है। इस मुद्दे पर पहले भी जिक्र हुआ है। कितनी प्रजाति के परमाणु होने की संभावना है यह स्पष्ट किया जा चुका है। भौतिक परमाणुएं 120 या 121 की संख्या में होने की बात सूचित की जा चुकी है। अभी 119 है शायद पीरियडिक टेबल में। इनमें से 60 परमाणु जो है 60 भूखे परमाणु के कोटि में है और अन्य अजीर्ण परमाणु लगभग इतने ही 61 जो है वो अजीर्ण परमाणु हैं। चैतन्य परमाणु अपने में एक ही प्रजाति का होता है। चैतन्य इकाई की प्रजाति एक होते हुए भी जीने की आशा के आधार पर वह अपने में स्वयं स्फूर्त कार्य, गति, पथ भिन्न भिन्न आकार का होता है। यह पुंजाकार ही होता है। पुंजाकार का तात्पर्य एक आलात चक्र अनुभव किया जाता है। आलात चक्र का तात्पर्य रस्सी के एक छोर में आग लगाकर घुमाने से आंखों से सभी ओर आग दिखाई देती है, जबकि आग रस्सी के एक छोर में ही रहती है। और दूसरा उदाहरण दिया कि पंखा जब घूमने लगता है तो एक गोलाकार चक्र जैसा दिखता है। जीवन परमाणु अपने में गठन पूर्ण होते हुए संख्या में एक होता है। यही आशा की गति में गतित होना पाया जाता है। उस गति को मानव संख्या में लाना संभव नहीं है, यानी बहुत अत्यधिक गतिशील होता है। इसी आधार पर जीवन गति अन्य सभी गतियों को नाप तोल के रूप में परिगणित कर लेता है। क्योंकि जीवन का गति बाकी की गतियों से ज़्यादा है, इसीलिए सभी प्रकार की गतियों का मेजरमेंट जो है वो जीवन कर लेता है। कार्य गति पथ सहित जीवन अपने में एक आकार प्रकार हो जाता है। इस आकार प्रकार का शरीर रचना किसी अंडज पिंडज संसार में बना ही रहता है। जीवन जीने की आशा सहित होने के आधार पर शरीर को जीवन माना रहता है। मानव परंपरा में ऐसे शरीर रचना रचित हो चुकी हैं जिनको चलाने के क्रम में जागृति की आवश्यकता महसूस होना और प्रमाणित होना है। इसी तथ्यवश मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद तत्व उद्घाटन करने के लिए प्रस्तुत हुआ। यह जनचर्चा के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानव का होना पाया गया। शरीर के साथ जीवन न होने की स्थिति में मृत माना जाता है। संवेदनशीलता, संग्रह, सुविधा हर हालत में कुंठाग्रस्त होने का आधार है। इसी की अनुकूलता प्रतिकूलता के चलते द्रोह विद्रोह, शोषण, युद्ध तक मानव जाति अपना कुनबा जोड़ लिया है, जिससे त्रस्त होना स्वाभाविक है। यहाँ पर संवेदनशीलता की बात इसलिए आई क्योंकि जब जीवन स्वयं को शरीर मानता है उस आधार पर संवेदनशीलता में ही जीता है। इस आधार पर जागृति की आवश्यकता बलवती हुई। इस मुद्दे पर भी हाँ ना के अर्थ में संवाद की आवश्यकता है। जागृति विधि से मानव परंपरा में व्यवस्था में जीने का ही कार्यक्रम बनता है। व्यवस्था में जीने का ही फलन, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, सहज प्रमाण है। इसी के साथ सुख, शांति, संतोष, आनंद पूर्वक जीना बन जाता है। यही जीवन का सर्वकालीन उद्देश्य है अथवा निरंतर उद्देश्य है। इन उद्देश्यों को प्रमाणित करने के रूप में जीना ही जागृति पूर्वक जीने का प्रमाण है। इस विधि से जितने प्रकार की समस्याएं हैं मानव के द्वारा निर्मित, वह सब समाप्त होना समीचीन है। इस मुद्दे पर मानव अपनी संवाद विधि को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, ये पैराग्राफ स्पष्ट हो रहा है।
भैया थोड़ा सा चाहिए था शुरू में, जब वस्तु ज्ञान के साथ संयोजन ज्ञान है ना, संयोजन ज्ञान क्या है और संश्लेषण वाली बात थोड़ा सा जी इसमें जी। स्पष्टता चाहिए थी। ये जो यहाँ पर आया था ना, तो विश्लेषण विधि से संपूर्ण प्रकार का वस्तु ज्ञान हुआ ही रहता है ना। तो जो वस्तु ज्ञान होता है ना, तो जैसे मान लीजिए मानव का ज्ञान हुआ तो ये वस्तु ज्ञान हो गया। अच्छा ठीक है। लेकिन जब मानव के जीने को समझते हैं तब वो परिवार में संयोजन ज्ञान हो गया है ना। अच्छा, मानव व्यवहार पूर्वक संयोजित होता है ना। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए हम किसी बीज का ज्ञान हो गया, लेकिन बीज का ज्ञान उत्पादन का ज्ञान नहीं है। उत्पादन जो है ना संयोजन में होता है, कई चीजों के संयोजन में उत्पादन का ज्ञान होता है। तो इसलिए मतलब संपूर्ण ऐसा हाँ कह सकते हैं क्या, संपूर्ण अर्थ में योजना। हाँ, तो जब संयोजन के साथ देखते हैं तभी परिणाम और प्रयोजन ज्ञान हुआ रहता है, संयोजन ज्ञान के साथ ही, है ना। तो जैसे मान लो हम केवल खाद्यान्न देख के कोई व्यक्ति जो है उसका संयोजन ज्ञान नहीं होता है, मतलब वो खाद्यान्न कैसे पैदा होता है, क्या होता है, ये सब नहीं होता। लेकिन जब उस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं तब परिणाम और प्रयोजन का ज्ञान जो है उसके साथ हुआ रहता है। ठीक है, अब स्पष्ट हो गया जी। फिर दूसरा ये था संश्लेषण। हाँ, संश्लेषण थोड़ा और स्पष्ट चाहिए। मतलब संश्लेषण जिसको अपन संश्लेषण और स्पष्ट चाहिए। नहीं, हाँ, मतलब जिसको अपन सिंथेसिस बोलते हैं ना, सिंथेसिस। सिंक्रोनाइजेशन है, सिंक्रोनाइजेशन संश्लेषण लिखा ना। इसको सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में। वो सिंक्रोनाइज होना तो हार्मोनी में आना है ना। यहाँ भी ज्ञान विवेक विज्ञान का वो होना है ना, संश्लेषण का होना एक स्वाभाविक क्रिया है, सिंथेसिस बोल रहे हैं इसको। अच्छा, मतलब हम लोग जो, मुझे लग रहा है ये जो संश्लेषण शब्द है ये वहां से आया है ना, भौतिकवाद से। बोलिए। हाँ भैया, जैसे विश्लेषण होता है ना, मैं इसको सुना, विश्लेषण में चीजों को जो है उसको विभाजित करते हैं, अलग करते हैं विश्लेषित करने के लिए। संश्लेषण में जोड़ते हैं, को इकट्ठी करते हैं, उसको जोड़ते हैं, उसी को सिंथेसिस बोलते हैं। हाँ, जोड़ने को संश्लेषण कहते हैं। इसको अगली लाइन के साथ मिला के पढ़िए ना, फिर स्पष्ट होगा। इसी के चलते लक्ष्य सम्मत दिशा निर्धारित हो जाती है। हाँ, तो लक्ष्य अपन बोलते हैं विवेक को और दिशा बोलते हैं विज्ञान को। तो जैसे परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र, ये विवेक सम्मत विज्ञान हो गया। वही मैं कह रहा हूँ कि हम यदि मानव को 5 स्थितियों में देखते हैं, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र, तो व्यक्ति जो है ना, जब परिवार में परिवार मानव होता है वो संश्लेषण की क्रिया है, और ऐसे ही परिवार जो है परिवार समूह में जाके परिवार समूह के साथ एकत्व को स्थापित करता है, ये भी संश्लेषण है। तो इसी क्रम में जो है समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व स्पष्ट होता है, उसी को जिसको लक्ष्य कह रहे हैं, है ना। ये हुआ। और जहाँ दिशा की बात है, तो जिसमें परिवार की सीमा में कुछ काम होता है और कुछ काम जो है जिसको कहते हैं कि परिवार समूह की सीमा में होता है। जैसे जो व्यवस्थात्मक कार्यक्रमों में भागीदारी है वो परिवार समूह की सीमा में होता है, और वो भी मूल रूप से 5 व्यवस्थाओं का प्रकाशन जो है ना ग्राम समूह में हो पाता है, जहाँ पे लगभग 100 परिवारों की भागीदारी हो जाती है, यानी 10 परिवार समूह मिलके जो 5 व्यवस्थात्मक कार्यक्रमों के को जो है परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था के रूप में प्रकाशित कर देते हैं। इसके बाद जो ग्राम से ऊपर की जो सभाएं हैं, फिर बाद में वो ग्राम सभा के लिए जो है पूरक होती। विनिमय हो जाता है ग्राम लेवल पे।
हाँ, जो भी गांव का जो उत्पादन होता है ना, हाँ। 100 परिवारों में जो उत्पादन होता है उसका गांव विनिमय के लेवल कोष, पे तो जो आवश्यकता से अधिक है उसका कोष हो सकता है, विनिमय वही तो वही दूसरे जो, किसी ग्राम के साथ। नहीं नहीं, वो जो कोष होता है ना, जैसे मान लीजिए 100 परिवार जो जो उत्पादन करते हैं, उन उत्पादनों का कोष होता है, वो कोष से 100 परिवार अपनी आवश्यकता को परस्परता में पूरा करते हैं, उसी का नाम तो विनिमय है। नहीं, विनिमय मेरे ख्याल से जो कुछ चीजें उस गांव के क्षेत्रफल में पैदा नहीं हो सकती, हम्म। आहार आवास अलंकार और ये दूर श्रवण दूरगमन के रूप में, इनको जो हमने आवश्यकता से अधिक अपने जो है वातावरण में पैदा किया है उसको हम्म। एक्सचेंज करते हैं दूसरे किसी गांव के साथ में। नहीं, उसको जैसे मान लीजिए कि एक परिवार है, एक परिवार की जो आवश्यकताएं हैं 20-25 चीजें रहती हैं, है ना, उनमें से अधिकतम वो 5-7 चीजों का उत्पादन कर पाता है। 25-40 भी हो सकती हैं, 50 भी चीजों की आवश्यकता हो सकती है ना। जी। तो एक परिवार 4-5 चीजों से ज्यादा का उत्पादन नहीं करता है। तो ऐसे 10 परिवार मिलके 4-4, 3-3, 4-4 चीजों का उत्पादन करते हैं, उसका कोष बनता है, फिर वो कोष आपस में विनिमय कर लेते हैं परिवार। उसी तरीके से यदि हम गांव के स्तर पे जाते हैं तो 10 परिवार समूहों में जो परिवार समूह के जो कोष होते हैं, जहाँ पे आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का इकट्ठा होता है, तो ये परिवार समूह आपस में विनिमय कर लेते हैं ना, उसी उसी को अपन विनिमय व्यवस्था कह रहे हैं। इसके बावजूद भी यदि कोई चीज ऐसी होती है जो ग्राम की सीमा में नहीं होती है, तो फिर विनिमय आगे दूसरे ग्राम के साथ में भी होता है, जिसका उल्लेख अभी हम लोगों ने पिछले कुछ 1-2-3 पेज पहले ही पढ़ा था ना। ये लिखा है 174 में, गांव के लिए जितनी तकनीकी प्रणाली पद्धति सुलभ होनी रहती है, गांव में ही सुलभ हो जाती है, और यदि नहीं बन पाती है तो अन्य सोपानी व्यवस्था में सुलभ रहता ही है। तो इसलिए जैसे आप मानवीय संविधान को पढ़ेंगे तो मानवीय संविधान में जो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था है, उसमें 5 व्यवस्थात्मक कार्यक्रम जो है, जिसको अपन ग्राम परिवार कह रहे हैं या ग्राम सभा कह रहे हैं, उसी में हो पाता है। तो ग्राम सभा के स्तर पे ही समितियों का निर्माण होता है, जिसको अपन समिति, ये समितियां जो है ना परिवार समूह में नहीं बन पाती, ऐसा उसमें उल्लेख है। ठीक है भैया। हाँ ठीक है जी। और लेकिन कोई बात? इसमें आगे ये लिखा है भौतिक परमाणु में 120 या 121, हाँ। या शब्द क्यों लगा दिया? पहले तो यही बोला गया है कि भाई ये 122 से ज्यादा नहीं हो सकते, इसमें 120 वो हो गए, 121 वो हो गए और एक जीवन परमाणु हो गया, हम्म। सूचना थी। यहाँ पे 120 या 121 लिख दिया। हम्म। अब ये पता नहीं क्यों बोला है, तो ये शायद बाबा जी ने सूचना के आधार पर बोला है, क्योंकि इसमें आगे लिखा भी है कि 120 या 121 संख्या होने की इसमें बात सूचित हो चुकी। इनकी सूचित हो चुकी है। जो मीन्स हम लोग जिस जैसे समय केमिस्ट्री पढ़ते थे, आप बोल रहे थे ना 119। हम लोग जिस समय केमिस्ट्री पढ़ते थे ना, हाँ तो उस समय मेंडलीफ करके हाँ। एक व्यक्ति, उसका पीरियोडिक टेबल था। तो उस समय मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं आया है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी बोलते थे, है ना, आपको भी याद होगा अगर आपने। हम पढ़ते थे तब 108 होते थे उसमें। हैं 108 थे ना? हाँ उस हेलो। टाइम 108। हाँ, उस समय कुछ 108 थे। हाँ 108 थे जी उस टाइम। हाँ, बाद में क्या हुआ कि कुछ प्रोजेक्शन के आधार पे कुछ एलिमेंट्स को जो है ना, ये कहा गया कि ये इतने पार्टिकल बढ़ने से ये वाले एलिमेंट्स होना चाहिए। उनका प्लेसमेंट भी पीरियोडिक टेबल में किया गया था, लेकिन उनका फिजिकल जो आइडेंटिफिकेशन है वो नहीं हुआ था। अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 120 121 के आसपास जो है वो कह रहे हैं। हालांकि अभी तक 119 इसमें कई 118 जो है वो अभी
जो है जिनको लोगों ने पहचान लिया है, तो बाबा जी कह रहे हैं कि कुछ लोग 120 121 ऐसा कुछ बोल रहे हैं सूचना के। तो बाबा जी के अनुसार जो है इसमें से 60 जो है वो भूखे परमाणु की कोटि में है और अन्य जो भी हैं वो अजीर्ण परमाणु की कोटि में है। और चैतन्य परमाणु अलग है इन सब से, है ना, उसकी गणना इसमें नहीं की है। ये थोड़ा भूखे और अजीर्ण परमाणु को भी स्पष्ट कर दीजिए। किसको भूखे और अजीर्ण परमाणु? जी भूखे परमाणु का मतलब है जो किसी दूसरे परमाणु के अंश को अपने में ग्रहण करते। अजीर्ण परमाणु का मतलब है जो अपने अंश को बहिर्गमित करते हैं ना, बाहर निकालते। जैसे जो रेडियो एक्टिव हैं वो सब जो है अजीर्ण परमाणु है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ना। अब जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ना, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन है उसके जो बाहरी ऑर्बिट है उसमें 6 रहते हैं, जबकि उसके सैचुरेशन के लिए जो है 8 चाहिए। 8 होने से वो तृप्त हो जाता है। हाइड्रोजन का जो जी एटम है उसका जो बाहरी ऑर्बिट है उसमें एक ही रहता है, एक जी अंश रहता है, तो उसको तृप्ति के लिए 2 चाहिए। तो ये क्या करते हैं कि ऑक्सीजन में अपने 2 की शेयरिंग कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन उससे जो ये जो अणु रचना बनती है वो तृप्त हो जाती है ना। जी तो इसमें ऑक्सीजन के जो 6 हैं उनकी शेयरिंग कर लेता है हाइड्रोजन उसमें से अपने एक अंश के रूप में, और अपने एक एक अंश के रूप में 2 हाइड्रोजन मिलके पानी एक सैचुरेटेड, जिसको अपन कह रहे हैं मालिक्यूल बन जाता है। इसलिए उसको H2O बोलते हैं, मतलब इसमें हाइड्रोजन 2 है और O ऑक्सीजन 1 जी है ना। तो जिसके पास कमी जी है, जी जिसके पास कमी है वो भूखे हैं, जिनके पास ज्यादा है देने के लिए, शेयरिंग करने के लिए है। और ये कम और जी ज्यादा किस अर्थ में है? तो सैचुरेशन के, मतलब तृप्त होने के अर्थ में, जी उसी अर्थ में। आमतौर पे जो एलिमेंट्स भी है ना वो एटम जी के रूप में नहीं होते, मॉलिक्यूल के रूप में रहते हैं। जैसे ऑक्सीजन है तो O के रूप जी में नहीं रहती, O2 के रूप में रहती है ना। जी हाइड्रोजन भी H2 के रूप में रहता है। ऑलमोस्ट जी सभी गैसें जो है ना वो मॉलिक्यूल के रूप में ही रहती हैं, ताकि जो उनमें जो बाहर का जो ऑर्बिट है ना वो अणु के रूप में ज्यादा तृप्त रहता है। जी ठीक है ना ये? ठीक है भैया। जी जी ठीक भैया। तो हम लोग आ गए थे 179 पे, है ना। तो जागृति पूर्वक जीने में समझदारी व्यवस्था मानव लक्ष्य को प्रमाणित करना ही कार्यक्रम के रूप में निर्धारित होता है। मानव लक्ष्य अपने आप में स्पष्ट हो चुका है। ऐसे लक्ष्य को प्रमाणित करती मानव परंपरा जागृत मानव परंपरा में होना पाई जाती है। ऐसी स्थिति में शिक्षा संस्कार का प्रबल प्रमाण परंपरा में बना ही रहता है। मानवीय शिक्षा में मानव का अध्ययन पूरा हो जाता है। मानव के अध्ययन में शरीर और जीवन ही है, इसके कारण रूप में समग्र अस्तित्व ही है। यानी शरीर और जीवन का जो कारण है वो समग्र अस्तित्व है ना। शरीर जो है भौतिक रासायनिक विधि से बनता है और जो जीवन है वो परमाणु में विकास पूर्वक होता है, जिसको अपन गठन पूर्ण परमाणु कह रहे हैं। तो इन दोनों को अध्ययन करने से समग्र अस्तित्व का अध्ययन जो है वो कारण रूप में हो जाता है। तो समग्र अस्तित्व में पूरकता विधि से जीवन का होना और भौतिक रासायनिक वस्तुओं की रचना विधि से मानव शरीर का भी रचना होना वर्तमान है। तो जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानव अपने क्रियाकलाप को करता हुआ, जीता हुआ, उसकी पहचान बनाने के लिए यत्न प्रयत्न करता हुआ देखने को मिलता है। तो यदि मानव के संपूर्ण क्रियाकलाप को देखते हैं तो उसमें से एक हिस्सा जीवन से संबंधित है और दूसरा शरीर से संबंधित है ना। यानी जितना भी प्रकार का उत्पादन कार्य है वो सब शरीर से संबंधित है, और जितना भी व्यवहार कार्य है वो सब जीवन से संबंधित है। इन दोनों के संयुक्त रूप में मानव अपने कार्यकलाप को करता हुआ, जीता हुआ,
अपनी पहचान बनाने के लिए प्रयत्न करता हुआ देखने को मिलता है। जागृत परंपरा में शिक्षा में संपूर्ण अस्तित्व का अध्ययन एक मौलिक विधा है। पूरकता विधि से एक दूसरे की यथा स्थितियों का वैभव समझ में आता है। इसी क्रम में हर पद और हर अवस्था की यथा स्थितियां अध्ययनगम हो जाती। जो अभी 4 पद और 4 अवस्थाएं बताई, उनकी जो यथा स्थिति है वो अध्ययनगम हो जाती। अध्ययनगम होने का तात्पर्य है सह अस्तित्व में होने के रूप में स्वीकृत होने से है। अस्तित्व में जो कुछ भी होता है, जो कुछ है, उसी का अध्ययन है। अस्तित्व में जितनी भी विविधता दिखाई पड़ती है, इन सभी में विकास और जागृति का सूत्र समाया रहता है। फलन में मानव जागृति को प्रमाणित करने के लिए उद्यत है ही। इस प्रकार मानव परंपरा को जागृति का प्रमाण प्रस्तुत करना सुलभ हो जाता है। संवाद का मुद्दा यही है कि जागृति हमको चाहिए है कि नहीं, है ना। तो ये वाला पैराग्राफ स्पष्ट है ना। इस पैराग्राफ में यही बोल रहे हैं ना पाठक जी, जो भी ये विविधता है मतलब अस्तित्व में, ये विकास और जागृति की वजह से। हाँ, ऐसा ही है ना। नहीं, इसमें मूल बात ये कही गई है कि जागृति पूर्वक जीने में समझदारी जो है व्यवस्था और मानव लक्ष्य को प्रमाणित करना ही कार्यक्रम के रूप में निर्धारित होता है। तो ये जो समझदारी है वो शिक्षा संस्कार पूर्वक होती। और शिक्षा संस्कार में क्या शिक्षा होती है, तो वो कह रहे हैं कि शरीर और जीवन की शिक्षा होती। तो शरीर और जीवन का अध्ययन करने में अस्तित्व का अध्ययन हो जाता है, क्योंकि जीवन जो है वो विकास पूर्वक गठन पूर्णता के रूप में गठन पूर्णता का अध्ययन हो जाता है। और फिर गठन, हाँ, विकास क्रम विकास हुआ ना। इसके बाद वही जो गठन पूर्ण परमाणु है उसी में यानी जीवन में फिर क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता भी अध्ययन में आ जाती। जीवन का जब अध्ययन करते हैं फिर ये और शरीर का, और जो शरीर का अध्ययन है वो कह रहे हैं कि भौतिक रासायनिक रचना के रूप में शरीर है, तो इसलिए भौतिक रासायनिक संपूर्ण क्रियाकलाप जो है वो, तो वो कह रहे हैं कि जो शिक्षा संस्कार है वह इस विधा में रहता है कि सभी लोग उसको समझ जाते हैं। जागृत परंपरा में शिक्षा में संपूर्ण अस्तित्व का अध्ययन एक मौलिक विधा है ना, ये लिखा है। फिर लिखा है कि पूरकता विधि से एक दूसरे की यथा स्थितियों का वैभव समझ में आता है ना। जो भी चारों अवस्थाएं हैं, चारों पद हैं, उनमें जो पूरकता विधि है उससे एक दूसरे का वैभव, एक दूसरे का महत्व, एक दूसरे की उपयोगिता जो है वो स्पष्ट होती। इसी में विविधता भी दिखाई देती है ना, है उसी में विविधता है ना, वही जो अवस्थाएं हैं उसमें विविधता भी दिखाई पड़ती है। हाँ, उसी में विविधता है। जैसे वनस्पति संसार में विविधता है, जीव संसार में विविधता है, परमाणुओं में विविधता है। जो 121 प्रकार के परमाणु हैं वो सब विविधता ही तो है। लेकिन विविधता के साथ उसमें कुछ स्थिरता भी है, जिसको हम लोग स्वभाव धर्म कह रहे हैं, वो स्थिरता है। तो हर यथा स्थिति का स्वभाव धर्म जो है वो निश्चित स्थिर रहता है। फिर अगले पैरा में आ जाते हैं। मेरे अनुसार यानी बाबा जी के अनुसार लोक मानस जागृति के पक्ष में है। जागृति का मतलब जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना ही है। मानव परंपरा में अभी 600-700 करोड़ की जनसंख्या बताई जाती है। इन 700 करोड़ आदमियों में से कोई ऐसा मेरी नजर में नहीं आता है कि जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने से मुकरे, मतलब वो कहे मुझे नहीं समझना, है ना। जानने मानने के उपरांत पहचानना, निर्वाह करना स्वाभाविक होता है। जानना मानना नहीं होने पर मानव में पहचानना, निर्वाह करना होता नहीं।
या जो भी होता है वो त्रुटिपूर्ण होता है। तो ना जानते हुए पहचानने के लिए प्रयत्न संवेदनशीलता के साथ ही हो पाता है। तो यदि हम जानते नहीं हैं, यानी अस्तित्व को जानते नहीं हैं, सह अस्तित्व को पहचानते नहीं है, उस स्थिति में पहचानने के लिए जो प्रयत्न है वो संवेदनशीलता के साथ ही हो सकता है। मानव परंपराओं में संवेदनाओं का आधार झगड़े की जड़ बन चुकी है। हर मानव आवेशित न रहते हुए स्थिति में झगड़े के पक्ष में नहीं होता है। जब आवेशित रहता है तभी झगड़े के पक्ष में रहता है। आवेशित होना भय प्रलोभन के आधार पर ही होता है। सारे प्रलोभन संवेदनाओं के पक्ष में है ना। प्रलोभन पूर्वक इंद्रिय संवेदनाओं में आवेश आता है। सारे भय भी संवेदनाओं के आधार पर हैं। तो जो प्रलोभन छूटने का भी भय रहता है ना, इस आधार पे जो भय है वो संवेदनाओं के आधार पर है। इसलिए समझदारी पूर्वक व्यवस्था में भागीदारी के आधार पे मानव लक्ष्य को सार्थक बनाने के कार्यक्रम में क्रियाशील रहना, निष्ठान्वित रहना ही समाधान समृद्धि का आधार है। समाधान अपने आप में न भय है न प्रलोभन है, निरंतर सुख का स्रोत है। यही संज्ञानशीलता का प्रमाण है। यही मानवीयतापूर्ण शिक्षा संस्कार का फलन है। इस प्रकार से जीने के लिए आवश्यक जन चर्चा, संवाद, विश्लेषण अपने आप में महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो इस पैराग्राफ में मूल रूप से कहा कि बाबा जी कह रहे हैं कि जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना सभी मानव जो है वो चाहते हैं। वो कह रहे हैं ऐसा कोई आदमी मिलेगा नहीं जो इससे मुकरे, यानी इसको स्वीकार नहीं करे। फिर कह रहे हैं कि जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना स्वाभाविक है, और जानना मानना यदि नहीं होता है तो पहचानना निर्वाह करना ठीक से नहीं होता है ना। और कई बार ऐसा होता है कि ना जानते हुए भी पहचानने का प्रयत्न करते हैं तो उसमें केवल संवेदनशीलता ही हाथ लगती है। और फिर ये कह रहे हैं कि जो संवेदनाओं के आधार पे मानव जो जिया है उसमें झगड़े की जड़ बन चुका है वो, है ना। क्यों बना है? क्योंकि इसमें सब में आवेश है, भय और प्रलोभन दोनों में आवेश है ना। तो इसलिए उसमें झगड़े बन जाते हैं। तो कह रहे हैं कि जो प्रलोभन है वो संवेदनाओं के पक्ष में है, और सारे भय भी संवेदनाओं का आधार है। इसलिए समझदारी पूर्वक जो है व्यवस्था में भागीदारी के आधार पे मानव लक्ष्य को सार्थक बनाने के कार्यक्रम में क्रियाशील रहना, निष्ठान्वित रहना समाधान परंपरा का आधार है। समाधान अपने आप में न भय है न प्रलोभन है, निरंतर सुख का स्रोत है। यही संज्ञानशीलता का प्रमाण है। यही मानवीयतापूर्ण शिक्षा का फलन है। इस प्रकार से जीने के लिए आवश्यक जन चर्चा, संवाद, विश्लेषण अपने आप में महत्वपूर्ण मुद्दा है। फिर अगले पैरा में है कि शिक्षा में अथवा शिक्षा विधि में जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान संपन्न शिक्षा रहेगी ही। इसे पाने के लिए समाधानात्मक भौतिकवाद का अध्ययन कराया जाता है। इसमें संपूर्ण भौतिकता रसायन तंत्र में व्यक्त होते हुए संयुक्त रूप में विकास क्रम को सुस्पष्ट किए जाने का तौर तरीका और पूरकता रूपी प्रयोजनों का बोध कराया जाता है। समाधानात्मक भौतिकवाद परमाणु में विकास, परमाणु में प्रजातीय होने का अध्ययन पूरा कराता है। परमाणु विकसित होकर जीवन पथ में संक्रमित होता है। दूसरी भाषा में विकसित परमाणु ही जीवन है। हर भौतिक परमाणु में श्रम गति परिणाम का होना पाया जाता है। तो इसमें मूल रूप से कहा कि जो शिक्षा विधा है उसमें जीवन ज्ञान, सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान की शिक्षा रहेगी, और इसमें भी इसे पाने के लिए समाधानात्मक भौतिकवाद का अध्ययन होगा। समाधानात्मक भौतिकवाद में दोनों चीज़ों का अध्ययन हो जाएगा, भौतिक रासायनिक तंत्र में और परमाणु में जो विकास है ना, उसका अध्ययन होने से तो परमाणु के विकास क्रम को समझने में परमाणुओं की प्रजातियां पता लग जाती हैं, और बाद में विकसित परमाणु के रूप में जीवन पथ संक्रमण जो है वो अध्ययन में आ जाता है। दूसरी तो फिर कह रहे हैं कि हर भौतिक परमाणु में श्रम गति इसको भैया थोड़ा सा और स्पष्ट करिए। जो समाधानात्मक भौतिकवाद परमाणु में विकास, परमाणुओं में प्रजातियां होने का अध्ययन पूरा कराते, इसको थोड़ा और स्पष्ट करिए। जो परमाणु होते हैं ना, जैसे मान लीजिए सबसे छोटा परमाणु जो है उसमें एक अंश केंद्र में होता है और एक अंश परिवेश में रहता है ना, सबसे छोटा परमाणु।
इसके बाद जी क्या होता भैया। है, क्रमशः अंश बढ़ते जाते हैं, है ना। तो ये जो अंश बढ़ने की जो घटना होती, तो अंश आते कहाँ से हैं? तो कई परमाणु ऐसे होते हैं जो अंश को छोड़ते रहते हैं, है ना। खासकर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनमें से अंश निकलते रहते हैं, तो वो अंश निकल के दूसरे किसी परमाणु में समा जाते हैं। तो जितने भी प्रकार के एलिमेंट पाए जाते हैं उन एलिमेंट्स में, जिनको अपन तत्व कहते हैं, उन तत्व का मतलब ही है कि उनमें परमाणु के अंश की संख्या जो है क्रमशः बढ़ती जा रही। इस रूप में हम लोगों ने अभी तक जितने भी तत्वों को पहचाना है उसको लगभग 120 121, तो अभी तक तो 118 ही पहचानने में आए हैं। बाकी दो तीन चार पांच ऐसे तत्वों की कल्पना कर रहे हैं कि ऐसे होना चाहिए, जो अभी तक जी पृथ्वी पे मिले नहीं हैं लेकिन मिल सकते हैं, ऐसी संभावना है। तो जी ये भैया। इसको कह रहे हैं कि ये परमाणु में विकास है। तो इसी में एक स्थिति ऐसी आती है कि एक परमाणु ऐसा हो जाता है कि जिसके बाहरी ऑर्बिट में जितने भी अंश की आवश्यकता होती वो अंश पूरे हो जाते हैं, उसको तृप्त परमाणु कहते हैं। ना वो भूखा है ना अजीर्ण है, तृप्त परमाणु है। तो जैसे ये परमाणु तृप्त हो जाता है तो वो रासायनिक क्रिया में फिर भाग नहीं ले सकता, क्योंकि रासायनिक क्रिया में भाग लेने के लिए उसमें या तो एक अंश कम हो, एक या एक से अधिक अंश कम हो, या एक या एक से अधिक अंश ज्यादा हो, तभी रासायनिक क्रिया होगी। तो जब ये तृप्त परमाणु के रूप में उसका जब बाहरी ऑर्बिट जो है वो तृप्त रहता है तो रासायनिक क्रिया से मुक्त हो जाए, इसी को कहते हैं अणु बंधन से मुक्त होना। नहीं तो अणु बंधन बना लेगा, यदि उसमें कोई कमी होगी तो वो किसी के साथ अणु बंधन। तो जो जीवन नाम का जो परमाणु है वो किसी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है, इससे सिद्ध होता है कि उसमें अणु बंधन नहीं है। और दूसरा, ये जो जी परिवेशी भैया। अंश हैं, तो जो परिवेशी अंश हैं और जो केंद्र में अंश है, तो ऐसा कहा गया है कि जो केंद्र में अंश है वही भार का कारण होता है। तो ये जो जीवन परमाणु है उसके केंद्र में एक ही अंश होता है, बाकी जो है परिवेश में रहते हैं। तो इसके कारण से परिवेशी अंश और केंद्र के अंश के बीच में संतुलन बन जाता है, इसके कारण से वो भार बंधन से भी मुक्त हो जाता है। तो इसलिए जो जीवन परमाणु होता है उसमें जी वेटलेसनेस होती है, उसमें भार नहीं होता है। जी ठीक है। तो बाकी जो परमाणु में भार इसलिए होता है क्योंकि उनके केंद्र में अंशों की संख्या ज्यादा होती है। जी ये एक हिस्सा हुआ। दूसरी बात है कि जो अणु अणु परमाणु आपस में मिलके अणु बनाते हैं, अणु आपस जी में रचना करके रसायनों को बनाते हैं, है ना। जी रसायनों में मूल रूप से जो रसायन है जिसको अम्ल और क्षार कहते हैं, अम्ल और जी क्षार से फिर पुष्टि तत्व और रचना तत्व बनता है, जिसको हम लोग आज की भाषा में प्रोटीन और हार्मोन्स कहते हैं। तो ये जी जो प्रोटीन हार्मोन्स हैं इन्हीं से प्राण कोशिकाओं की रचना होती है। इसी जी में विशेष रूप से जो अमीनो एसिड्स होते हैं, तो अमीनो जी एसिड्स में रासायनिक उर्मी के कारण से प्राण जी कोशिकाओं की रचना होती है। जी जो प्राण कोशिकाएं हैं वो दूसरी प्राण कोशिकाओं से मिलकर जो है रचना बनाती हैं, जी जिनको हम लोग प्राणावस्था की रचनाएं कह रहे हैं। तो जी भैया। प्रारंभिक रूप में प्राण कोशिकाएं जो है आपस में मिलके कुछ रचना बनाती हैं, फिर उन रचनाओं में एक विधि विकसित हो जाती है जिसको हम लोग बीजानुसंगी विधि या वंशानुसंगी विधि कहते हैं, जिसमें प्राण कोशिकाएं जो हैं वो जी मल्टीप्लाई हो सकती हैं किसी रचना के रूप में। तो इस सबको मिला जी के जो है रासायनिक क्रियाकलाप बोल रहे हैं। जी तो मानव शरीर रचना तक रासायनिक क्रियाकलाप है, भौतिक रासायनिक क्रिया इसको कह रहे हैं। जी क्योंकि रासायनिक क्रिया में भौतिक क्रिया शामिल रहती है। भौतिक क्रिया का मतलब होता है ताप है, दाब है ना, जी आकर्षण है, विकर्षण है, इन सबको भौतिक क्रिया कहते हैं। जी रासायनिक क्रिया का मतलब परमाणु आपस में जो संबंध बनाते हैं, जो जी उनमें मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है, उसको रासायनिक क्रिया कहते हैं। जी ठीक है ना। फिर बढ़िया इसके भैया। हाँ, इसी में फिर आगे ये लिखा है कि सभी परमाणुओं में श्रम गति परिणाम होता है, और ये श्रम गति परिणाम फिर सभी अवस्थाओं में भी बना रहता है। जैसे जो पदार्थावस्था है, पदार्थावस्था में सम्मिलित रूप से श्रम होता है,
और श्रम होने से, क्योंकि उसमें श्रम हो रहा है क्रिया के रूप में, तो श्रम होने से यानी क्रिया के बने रहने से उसमें गति होती है ना। तो गति क्या होती है? तो पदार्थावस्था प्राणावस्था की ओर गतिशील होती है ना। तो गतिशील होने से जब वो प्राणावस्था बन जाती है, उसी को परिणाम कह रहे हैं। तो जैसे ही प्राणावस्था बन जाती है तो वो परिणाम है। वो परिणाम में पुनः जो है श्रम लगता है। तो प्राणावस्था की जो इकाइयां हैं, सभी इकाइयों को मिलकर, है ना, उनमें जो भी श्रम होता है, उस श्रम के कारण से उनमें अग्रिम गति होती है, जिसको जीवावस्था कह रहे हैं, है ना। और जीवावस्था तक पहुंच गए तो फिर वो जीवावस्था एक परिणाम हो गया, है ना। तो जीवावस्था परिणाम हो गया तो फिर जीवावस्था में श्रम शुरू हो जाता है। तो जीवावस्था में जो श्रम होता है उससे फिर ज्ञानावस्था, उसकी गति हो जाती है। तो ज्ञानावस्था की ओर गति होती है। इसके बाद ज्ञानावस्था एक परिणाम हो जाता है। ज्ञानावस्था में मानव है, तो फिर मानव में फिर श्रम है। तो किस लिए अब श्रम क्यों है? क्योंकि रचना के रूप में अग्रिम रचना तो दिखती नहीं है मानव परंपरा में। तो अब जो श्रम है वो जागृति के लिए श्रम है। तो इसलिए जो मानव में जो श्रम है वो समझदार होने के लिए श्रम है, व्यवस्था में जीने के लिए श्रम है ना, ज्ञान और विवेक विज्ञान पूर्वक जीने के लिए श्रम है। इसी को जागृति क्रम करें। इसमें एक स्थिति ऐसी है जब मानव चेतना में स्थापित हो जाता है, तब उसमें श्रम का विश्राम हो जाता है। यानी अब जीने में कोई श्रम नहीं है, लेकिन गति के लिए जो है ना, गति बनी रहती है। तो इसलिए जो मानव है वो देव मानव, और देव मानव जो है दिव्य मानव, इस रूप में गति का गंतव्य रहता है। एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें परिणाम का अमृत हो जाता है। परिणाम का अमृत का मतलब है कि जैसे परमाणु में गठन पूर्ण परमाणु हो गया। अब ये गठन पूर्ण परमाणु ना तो जड़ परमाणु में जा सकता है और ना ही इसमें कोई अग्रिम विकास है। तो वह यथा स्थिति के रूप में उसमें परिणाम का अमृत आ गया। इसी तरीके से जो आचरण पूर्णता है वो भी परिणाम का अमृत है, क्योंकि आचरण पूर्णता के बाद और ज़्यादा आचरण नहीं है, तो इसलिए वो परिणाम के अमृत के रूप में है। तो ऐसा जो आचरण पूर्ण जीवन है वो फिर बाकी जीवनों के लिए पूरक बना रहता है, उनका प्रेरक बना रहता है। तो जो अजागृत जीवन है उनको प्रेरित करता है, जो अजागृत मानव है उनको प्रेरित करता रहता है, और इस रूप में उसका रोल रहता है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि जो श्रम गति परिणाम की निरंतरता रहती है। तो हर भौतिक परमाणु में भी श्रम गति परिणाम का होना समझ में आता है। जबकि गठनपूर्ण परमाणु यानी चैतन्य इकाई परिणाम प्रवृत्ति से मुक्त हो जाती है, उसी को परिणाम का अमृत कह रहे हैं। दूसरी भाषा में जीवन परमाणु परिणाम के अमृत पद में होना पाया जाता है। अमृत की परिकल्पना प्राचीन काल से ही देवताओं को अमर, आत्मा को अमर कहना यह आदर्शवाद में है, यह मन में रहते ही आया है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि ये जो अमृत का कल्पना है ये पहले से ही मानव मन में बना रहा है। इससे चिन्हित रूप में सार्थकता के अर्थ में अध्ययन करना कराना संभव नहीं हुआ। अमृत कैसे है ये हम स्पष्ट नहीं कर पाए शिक्षा विधा से। सहअस्तित्व विधि से यह संभव हो गया। इस क्रम में जीवन के संपूर्ण क्रियाकलापों जैसे जीवन में जागृति क्रम में जागृति और जीवन का अमृत्व का अध्ययन भली प्रकार से हो जाता है या हो पाता है। जागृति में समाधान का उदय होने पे समाधानात्मक भौतिकवाद की सार्थकता समझ में आती है। भौतिकवाद को संघर्ष का आधार माना जाए या समाधान का, क्योंकि जो अभी जो मटेरियलिज्म है जिसको हम लोग डायलैक्टिक या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहते हैं, उसमें ऐसी मान्यता है कि परमाणु में निरंतर संघर्ष बना रहता है, और क्योंकि परमाणु में संघर्ष बना रहता है इसलिए रासायनिक क्रिया में संघर्ष बना रहता है। रासायनिक क्रिया में संघर्ष रहता है तो इसलिए जो वनस्पति संसार है उसमें संघर्ष रहता है। वनस्पति संसार में है तो जीव संसार में, मानव संसार में संघर्ष बना रहता है, ऐसा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कह रहा है। तो भौतिकवाद के आधार संघर्ष को आधार माना जाए या समाधान को, है ना। जैसे मानव शरीर रचना है तो हम लोग ऐसा देखते हैं कि मानव शरीर के सभी अंग अवयव जो हैं उनमें आपस में संघर्ष नहीं है। जैसे मानव के पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं,
तो दो हाथों में आपस में संघर्ष नहीं होता है, बल्कि हम किसी काम को करते हैं तो दोनों हाथ साथ साथ उसमें काम को पूरा करने के अर्थ में हाथों का उपयोग होता है। तो इससे पता लगता है कि शरीर के अंग अवयवों में आपस में संघर्ष नहीं है। जैसे हम देखने की क्रिया आंखों से करते हैं, आंखें दो हैं लेकिन आंखों में कोई आपस में संघर्ष नहीं है, क्योंकि यदि संघर्ष होगा तो देखने की क्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ऐसा पता लगता है कि दोनों आंखों से देखने में ज्यादा सटीक दिखता है। तो इसलिए अंगों में परस्पर पूरकता के रूप में समाधान ही प्रकाशित रहता है। तो इस तरीके से परमाणु से लेके मानव तक समाधान को पहचाना जा सकता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये भी संवाद का एक अच्छा कार्यक्रम हो सकता है कि भौतिकवाद को संघर्ष माना जाए या भौतिकवाद को समाधान के अर्थ में देखा जाए। तो बाबा जी कह रहे हैं कि उन्होंने तो समाधान के अर्थ में समाधानात्मक भौतिकवाद में सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। फिर अगला पैरा है, मानवीय शिक्षा में व्यवहारात्मक जनवाद प्रस्तुत हुआ है जिसका प्रयोजन इंगित सभी उद्देश्यों में सकारात्मक पक्ष को स्वीकारना है, ऐसी मान्यता हमारी है। इसी के तहत यह पूरा वाङ्मय अध्ययन और संवाद के लिए प्रस्तुत हुआ है। ये जो किताब हम लोग पढ़ रहे हैं इसी का नाम व्यवहारात्मक जनवाद है। इसमें वो कह रहे हैं कि जो सकारात्मक पक्ष है उसको स्वीकारना और उसी का लोक व्यापीकरण करना, ऐसी मान्यता हमारी है। इसी के तहत जो ये वाङ्मय अध्ययन और संवाद के लिए प्रस्तुत हुआ है। फिर कह रहे हैं कि मानवीय शिक्षा में अनुभवात्मक आध्यात्मवाद को अध्ययन कराया जाता है। इसमें आध्यात्म नाम की वस्तु को साम ऊर्जा के रूप में जानने मानने पहचानने की व्यवस्था है। तो जिसको हम लोग व्यापक वस्तु कह रहे हैं उसी को आध्यात्म नाम की वस्तु के रूप में साम ऊर्जा के रूप में अध्ययन कराते हैं। इसी साम ऊर्जा में संपूर्ण प्रकृति जो है उससे भीगी हुई रहती है। इसी के कारण से संपूर्ण प्रकृति में ऊर्जा संपन्नता रहती है। और यही जो आध्यात्म नाम की वस्तु है जब चैतन्य परमाणु में पहचानी जाती है तब वो ज्ञान संपन्नता के रूप में पहचानी जाती है। और इसीलिए ज्ञान की साम्यता जो है, सभी लोग ज्ञान की साम्यता को पहचानते हैं। तो इसमें अनुभवात्मक आध्यात्मवाद में आध्यात्म नाम की वस्तु को साम ऊर्जा के रूप में जानने मानने पहचानने की व्यवस्था है। संपूर्ण प्रकृति दूसरी भाषा में एक एक वस्तुएं, तीसरी भाषा में जड़ चैतन्य प्रकृति, चौथी भाषा में भौतिक रासायनिक और जीवन क्रियाकलाप व्यापक वस्तु में संप्रक्त विधि से नित्य क्रियाकलाप के रूप में वर्तमान है। तो ये जो व्यापक वस्तु है इसी को आध्यात्म कह रहे हैं। इसी आध्यात्म वस्तु में संपूर्ण प्रकृति, जड़ चैतन्य प्रकृति, जो भी हम नाम दें वो सब इसमें संप्रक्त है। तो संप्रक्त विधि से नित्य क्रियाकलाप के रूप में वर्तमान है। इसे बोधगम्य कराते हैं, यही सहअस्तित्व का मूल स्वरूप है। तो अनुभवात्मक आध्यात्म जो है ये संप्रक्तता को बोधगम्य कराता है, इसे बोधगम्य कराते हैं, यही सहअस्तित्व का मूल स्वरूप है। इस मुद्दे को बोध कराना बन जाता है। बोध को प्रमाणित करने के क्रम में अनुभव होना सुस्पष्ट हो जाता है, जिससे अनुभव मूलक विधि से हर नर नारी को जीने के लिए प्रवृत्ति उदय होती है। इस तथ्य के आधार पर संज्ञानशीलता को प्रमाणित करना संभव हो जाता है। संज्ञानशीलता अपने में सर्वतोमुखी समाधान होना पाया जाता है। अनुभवात्मक आध्यात्मवाद सर्वतोमुखी समाधान के स्रोत के रूप में अध्ययन विधा से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। संवाद के लिए उल्लेखनीय मुद्दा यही है कि अनुभव मूलक विधि से जीना है या समाधान पूर्वक जीना है या नहीं जीना है। तो बाबा जी यहाँ कह रहे हैं कि संवाद का मुद्दा ये हो सकता है कि हमको अनुभव मूलक और समाधान पूर्वक जीना है या हमको रहस्य में जीना है या समस्याओं में जीना है। तो मानवीय शिक्षा में मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान का अध्ययन कराने का प्रावधान है। मानव संचेतना को मानव संवेदनशीलता और संज्ञानशीलता के रूप में माना गया है, जिसके अध्ययन में संज्ञानशीलता पूर्वक जीने की विधि बन जाती है। संज्ञानशीलता पूर्वक जीने का तात्पर्य मानव लक्ष्य को सार्थक बनाना है। परंपरा के रूप में
इसकी निरंतरता होना है। मानव की हैसियत को, मानसिकता को अथवा जागृति मूलक मानसिकता को महसूस कराता है। साथ में जागृति की महिमा मानव परंपरा के लिए प्रेरणा देता है, क्योंकि मानव संज्ञानशीलता पूर्वक लक्ष्य मूलक विधि से जीना ही मानव परंपरा का वैभव है, अर्थात स्वराज्य और स्वतंत्रता इस तथ्य को भली प्रकार बोध कराते हैं। इसमें संवाद के लिए मुद्दा यही है कि मानव मूलक विधि से जीना है या रुचि मूलक विधि से जीना है। तो इसमें ये कहा गया कि मानवीय शिक्षा में मानव संचेतनावादी विज्ञान का अध्ययन कराने का प्रावधान है। मानव संचेतना को मानव संवेदनशीलता और संज्ञानशीलता के रूप में माना जाता है। तो संचेतना का मतलब होता है कि जो चैतन्य इकाई है, जब वो मानव शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त होती है, तब संचेतना के रूप में क्रियाओं को पहचाना जाता है। तो जब मानव शरीर नहीं रहता है तब संचेतना नहीं रहती है, तब चेतना में चैतन्य संपृक्त रहता है और उसमें चैतन्य के अंदर का जो क्रियाकलाप है, जिसको आशा, विचार, इच्छा आदि बोल रहे हैं, वही क्रियाकलाप रहता है। लेकिन जब ये चैतन्य या जीवन जब किसी मानव शरीर के माध्यम से मानव परंपरा में अभिव्यक्त होता है, उस स्थिति में मानव संचेतना का पहचान होता है। वही मानव संचेतना का अध्ययन संचेतनावादी मनोविज्ञान में 122 प्रकार के आचरण के रूप में किया गया है। लेकिन जब मानव शरीर छोड़ देता है तो उसमें मानव संचेतना का पहचान नहीं होता है, उसमें जीवन क्रियाकलाप होता है। फिर इसमें आगे ये कहा गया कि ये जो मनोविज्ञान है, इसके अध्ययन से संज्ञानशीलता पूर्वक जीने की विधि बन जाती है। संज्ञानशीलता पूर्वक जीने का तात्पर्य मानव लक्ष्य को सार्थक बनाना, परंपरा के रूप में इसकी निरंतरता होना, मानव की हैसियत को, मानसिकता को अथवा जागृति मूलक मानसिकता को महसूस कराता है। साथ ही जागृति की महिमा मानव परंपरा के लिए प्रेरणा देता है, क्योंकि मानव संज्ञानशीलता पूर्वक लक्ष्य मूलक विधि से जीना ही मानव परंपरा का वैभव है, अर्थात स्वराज्य स्वतंत्रता इस तथ्य को भली प्रकार बोध कराते हैं। इसमें संवाद के लिए मुद्दा यही है कि मानव मूलक विधि से जिएगा या रुचि मूलक विधि से जीना है। तो यहाँ हम लोग रुक सकते हैं, इस पे कुछ चर्चा करना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि एक पैराग्राफ और पढ़ सकते हैं। 9:53 हुआ है भैया। जो 182 पे फर्स्ट जो लिखा हुआ है इसमें कि जबकि गठन पूर्ण परमाणु परिणाम प्रवृत्ति से मुक्त होता है, दूसरी भाषा में जीवन परमाणु परिणाम के अमृत पद में होना पाया जाता है। अमृत की परिकल्पना प्राचीन काल से ही देवताओं को अमर, आत्मा को अमर कहना यह आदर्शवाद है। तो भैया यहाँ इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भास आवास बना हुआ रहा है, ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है यहाँ पे। उसी के अगला वही तो लिखा है, हाँ। यह मन में रहते आई है। जी जी, तो मन में रहने का मतलब कि भास आवास रहा है ऑलरेडी, जो भी प्राचीन में लोग हुए हैं। जी, मानव जीवन में या मानव मन में इसका भास बना रहा है, अमृत का अपने होने का भास बना। हाँ, लेकिन उसकी स्पष्टता नहीं बन पाई, स्पष्टता अध्ययन गम्य नहीं हुआ वो। जी जी। और इसीलिए जो मानव की कल्पनाशीलता को हम समझने जाते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई इतिहास लिखता है, जी। तो इतिहास लेखन करते समय वो ऐसे ही लिखता है जैसे वो 1000 साल से खुद जी रहा हो, है ना। जी जी। इसी तरीके से कोई साहित्य लिखता है, तो साहित्य लिखते समय भी वो ऐसे ही लिखता है साहित्य जैसे वो खुद ही भी जी रहा है उसमें, है ना। इसी तरीके से जैसे कोई राजनीतिक या सामाजिक मुद्दों पे कोई विचार करता है, तो जब वो विचार करता है तो जैसे हम लोग कहते हैं ना, मनु ने ये किया, मनु ने वो किया, इसके बाद हम ऐसे जिए वैसे जिए, है ना, और अभी हम वर्तमान में यहाँ पहुंच गए। तो हमारी जो अभिव्यक्ति होती है वो मूल रूप से ऐसी रहती है कि हम सैकड़ों साल से हम ही जी रहे हैं, इसी रूप में अभिव्यक्त होते हैं। तो ये जो भास है ना, अंदर में बना ही रहता है,
कि हम तो निरंतर हैं ही और आगे भी रहेंगे, है ना। तो ये मानव मन में बना रहा है, लेकिन ये अध्ययन गम्य नहीं हुआ। तो यहाँ कह रहे हैं कि इस विधि से ये अध्ययन गम्य हो गया है, ऐसा क्या, जो सहअस्तित्ववादी विधि से परिणाम के अमृत के रूप में गठन पूर्णता का जो सिद्धांत बाबा जी ने प्रतिपादित किया, उससे ये अध्ययन गम्य हो गया है। जी। अब इसका प्रमाण क्या है, प्रश्न आएगा कि इसका प्रमाण क्या है। तो गठन पूर्ण परमाणु का होने का प्रमाण जीने में ही आता है, जी। उस रूप में ही वो पहचानने में आता है। और तो बढ़िया भैया। तो एक और पैराग्राफ पढ़ें या कल के लिए छोड़ें? भैया कल के लिए ठीक है। तो और कोई मुद्दा हो तो बताइए, नहीं तो फिर अपन आज यहीं पे रुकते हैं। ये जो 178 से आगे अपन लोगों ने जो पढ़ा है, इसमें कोई मुद्दा हो? इससे पहले के पे तो डिस्कशन हो गया काफी, फिर भी यदि उसमें कुछ छूट गया हो तो उस पर भी बात कर सकते हैं। अर्चना बेन बहुत लेट आए हैं ना। भास्कर भाई कुछ है? नहीं भैया, नहीं, बिल्कुल क्लियर है। पूर्णिमा दीदी, योगेश भाई? नहीं भैया। और यज्ञेश भाई कुछ आपका तो नहीं है यज्ञेश जी? भैया एक चीज पूछना था। हाँ जी बताइए। जैसे विकास क्रम विकास है, तो उसमें जैसे पदार्थावस्था है, फिर जो भी परमाणु है जिसका विकास होता है, तो उसका विकास होके ही वो गठनपूर्ण परमाणु होता है। हाँ ऐसे ही है, यानी चैतन्य परमाणु में परिवर्तित हो जाता है वो। अच्छा। हाँ, लेकिन ये जो घटना है, ये घटना मतलब सामान्य घटना नहीं, ये संक्रमण की घटना है। तो किसी भी पृथ्वी पे जब ये संक्रमण की घटना होती है, उसमें ब्रह्मांडी किरणों के योगफल में ये संक्रमण की घटना होती है। उससे पहले तक परमाणुओं में इतना विकास हो जाता है ताकि अगली घटना के साथ ही, जिसको अपन कहते हैं ना कि कोई पत्थर पे इतने हथौड़े मारते हैं, एक हथौड़े के बाद वो पत्थर टूट जाता है ना। तो उसी तरीके से संक्रमण की घटना से पूर्व की पूरी तैयारी जो है वो हो जाती है, और फिर जो विराट की क्रिया होती है जिसमें ब्रह्मांडी किरणों का योगफल होता है, उस योगफल में उस पृथ्वी में कुछ परमाणुओं में जीवन संक्रमण की घटना हो जाती है। अब ये जो अगली संक्रमण की क्रिया तभी होगी जब किसी मतलब पृथ्वी पर ऐसे परमाणु तैयार हो जाते हैं, और फिर ब्रह्मांडी जो ब्रह्मांडी क्रियाकलाप है, उसमें मूल रूप से ब्रह्मांडी किरणों का योगफल होता है, उसमें फिर जीवन संक्रमण की घटना होती है। ऐसा नहीं होता है कि अभी जैसे पृथ्वी में जितने भी परमाणु हैं उनमें से कुछ नए नए जो हैं बनते रहते हैं। अच्छा। जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे पानी बनने की क्रिया है। तो इस पृथ्वी पे पानी बनने की क्रिया एक ही बार संपन्न हुई है ना। उससे पहले जब पानी नहीं था तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन था। जी। तो ब्रह्मांडी किरणों की क्रिया के फलस्वरूप जो है पानी, इस पृथ्वी के लिए जितना पानी की आवश्यकता थी उतना पानी बन गया। अब ऐसा नहीं होता है कि अभी लगातार पानी बनना जो है वो चल ही रहा है, ऐसा नहीं होता। इसी को अपन सहअस्तित्व विज्ञान कहते हैं। तो सहअस्तित्व विज्ञान को जब अपन अध्ययन करते हैं तो ये पता लगता है कि पृथ्वी पे सहअस्तित्व अपने को प्रमाणित करने के अर्थ में जिस समय जिन चीजों की आवश्यकता होती है उसका उदय हो जाता है,
और ये जो उदय है वो एक निश्चित अनुपात में ही होता अच्छा। है। यदि मान लीजिए पानी बनने की घटना के समय हाइड्रोजन ऑक्सीजन जितना भी इस पृथ्वी पे था सब मिलके सब पानी बन जाता, तो फिर जी। आगे विकास नहीं होता। तो इतना ऑक्सीजन बचा ही रहता है ताकि हम्म, मानव को ऑक्सीजन मिल सके, है ना। ठीक बात। तो जिसको हम लोग कहते हैं कि दो प्रकार की वायु रहती है ना, एक होती है अपान वायु, एक होती है प्राण वायु। तो प्राण वायु को ऑक्सीजन कहते हैं, अपान वायु को कार्बन डाइऑक्साइड आदि बोलते हैं कार्बन ना। डाइऑक्साइड। जी जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड आदि जो गैसें हैं उसको वनस्पति संसार पचाता है, और वनस्पति संसार ऑक्सीजन को छोड़ता है तो उसको मानव पचाता है ना। तो ऐसा नहीं जी होता जी। कि पूरी की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो हम्म, वनस्पति संसार पचा जाएगा। अगर ऐसा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो दूसरा रोल है वो नहीं होगा। ऐसे ही मानव जो है पूरी ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, ये नहीं होता। ऑक्सीजन बचा ही रहता है, बना ही रहता है ना। और वही जो है रासायनिक क्रिया में भाग लेके, तो जब हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते ठीक है। हैं उसको वनस्पति संसार ग्रहण करते हैं, वनस्पति संसार ग्रहण करते हैं तो उनमें उसका पोषण क्रिया होता है, और पोषण क्रिया जब पूरा हो जाता है तो वनस्पति ठीक। संसार ऑक्सीजन को छोड़ देता है ना। तो इस अच्छा। तरीके से जैसे पानी होता है ना, पानी हम लोग पानी पीते हैं तो पानी कोई कम थोड़ी हो जाता है। पानी जो है ना केवल अंग अवयवों को जहाँ जहाँ नमी की आवश्यकता है, शीतलता की आवश्यकता है, उसको नमी दे देता है, शीतल दे देता है, बाकी पानी निकल जाता है ना। अल्टीमेटली पानी अवशोषित कर उतना ही, देता है। हाँ पानी उतना ही रहता है। अवशोषित करने के बावजूद भी एक समय के बाद, एक समय के बाद जब शरीर उतना ही डिकम्पोज रहता होता है तो पानी पानी में मिल जाता है, है। जी। रसायन रसायन में मिल जाते हैं, ऐसा होता है ना। तो तो पानी पानी बना ही रहता है, छोड़ देता जितना है। ठीक पानी बात। रहता है उतना बना रहता है। जी। लेकिन जब वो बरसता है तो एक एक काम करता है, जब वो मट्टी में पहुंचता है दूसरा काम करता है, जब मट्टी बीज के साथ संपर्क में आता है तो तीसरा काम करता है ठीक पानी, बात। है ना। जब वो हवा में रहता है तो चौथा काम करता है, जब मानव शरीर में जी। रहता है तो पांचवा काम करता है, जब वो प्राण कोशाओं के अंदर रहता है तो छठवां काम करता है। तो पानी अपनी भूमिका का निर्वाह करता रहता है। तो इसी को जब हम सहअस्तित्व में अध्ययन करते हैं तब हमको ये अध्ययन पूरा होता है, जो रासायनिक क्रिया का अध्ययन पूरा होता है। अभी हम लोग क्या है फ्रेगमेंट, टुकड़े टुकड़े में अध्ययन करते हैं। तो हम पानी का अध्ययन जो है पूरी समग्रता में नहीं करते हैं, यानी उसकी जी। पूरकता, उपयोगिता, भागीदारी के अर्थ में सभी अवस्थाओं में जो उसकी भागीदारी है, विकास में जो भागीदारी है, जागृति में भागीदारी है, उस अर्थ में नहीं करते, है ना। जी। तो उस अर्थ में सही यदि बात। हम पानी का अध्ययन करेंगे तो हमको पता लगेगा कि पानी व्यवस्था में कैसे भागीदार है। और न केवल पानी, सभी प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं, है ना, जी। हवा, मिट्टी, सभी कुछ जो है ना वो समग्र व्यवस्था में भागीदारी अपना करते अपना। हुए हमको अध्ययन जी में आ जाते हैं। तो इसी को जी। भौतिकवाद कहता है कि इन सब में संघर्ष बना रहता है। बाबा जी कह रहे हैं इसमें संघर्ष नहीं है, इसमें समाधान है। हर हर जो इकाई है वो परस्पर पूरक होती है ना, और विकास में सहायक होती है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करती है ना। तो पानी के ही उदाहरण से जी। आपको पता लगेगा कि पानी की कितनी बड़ी भागीदारी है ना। जैसे पृथ्वी के वातावरण को निश्चित बनाए रखने में, वहाँ मौसम दिखता को भी है। संतुलन में रखने में पानी की भूमिका है। पानी ही बर्फ के रूप में जो है वो दोनों ध्रुवों पे जाके बर्फ के रूप में जम जी। जाता है, ताकि वो जो ऊष्मा है ना, उसके कारण से जो वायु में गर्मी होती है उसमें शीत शीत लहर को चला के उसको ठंडा करने का काम करता है, जिससे वातावरण में एक संतुलन बना रहता है। उसी को हम लोग ऋतु संतुलन आदि के रूप में पहचानते हैं ना। तो जैसे पानी की भूमिका है वैसे हवा की भूमिका है, वैसे ही ताप की भूमिका है ना। जैसे जो भी ताप होता है ना, वो ऋतु संतुलन के अर्थ में होता है। शरीर में भी हर अंग अवयव में एक ताप होता है। यदि वो ताप कम होता है तो शरीर के अंग अवयव जो है सुचारू रूप से काम नहीं करते हैं। यदि मान लो हृदय का ताप कम हो जाए तो हृदय रुग्ण हो जाता है। ताप बढ़ने से भी रुग्णता होती
तो ये जो ताप के संतुलन को बनाए रखने का काम जो है वो बाकी क्रियाएं करती हैं, और ताप भी अपनी भूमिका का निर्वाह करता है ना। तो जो ताप होता है वो भी अपनी भूमिका का निर्वाह करता है, और उस ताप को नियंत्रित बनाए रखने के लिए अन्य रासायनिक क्रियाकलाप या अन्य अंगों का जो भूमिका होती है वो ताप को संतुलन में रखने में होती है। तो इस तरीके से मानव शरीर में ताप का संतुलन, दाब का संतुलन, खनिज का संतुलन, है ना, सभी प्रकार के अंग अवयवों में जो सीक्रेशंस होते हैं उनका भी संतुलन रहता है। जैसे पैंक्रियास जो है ना, एक निश्चित मात्रा में किसी प्रकार के रसायनों का सीक्रेशन करती है। यदि वो सीक्रेशन ज्यादा हो जाए या सीक्रेशन कम हो जाए, दोनों स्थिति रोग है ना। यदि मान लीजिए पैंक्रियास का सीक्रेशन कम हो जाए तो डायबिटीज है ना। तो इसीलिए एक निश्चित सीक्रेशन को बनाए रखना, जैसे एक निश्चित मात्रा में बरसात का होना, एक निश्चित मात्रा में गर्मी का होना, ठंड का होना, तो इसी तरीके से हर अंग अवयव जो है एक निश्चित मात्रा में अपने जिसको कहें कि क्रियाकलाप के नियंत्रण को बनाए रखता है, संतुलन को बनाए रखता है। और उसके संतुलन बनाए रखने में बाकी जो अंग अवयव होते हैं उनका योगदान होता है। जैसे यदि ब्रेन में टेंशन है तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ब्रेन जो है ना उसके हृदय के दबाव को संतुलन में बनाए रखने में भूमिका अदा करता है। जीवन भी इसमें, जीवन का भी रोल होता है, ब्रेन का भी होता है ना, खाने पीने का भी होता है। यदि हम लोग कोई ऐसी चीज खा लेते हैं जिससे कि संतुलन की जगह असंतुलन होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है ना, मुझे लगता है कि स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, और कोई प्रश्न? योगेश भाई ठीक है ना जो बोला मैंने? भैया है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अर्चना बहन, भरत भाई? हाँ ओके ओके। आ गए आप? भरत भाई बाहर गए थे ना दिल्ली? मैं तो 2 दिन ही गया था ना। अच्छा, 2 दिन के लिए गए थे। हाँ, जी जी हर जी। रोज होता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ अब मैं तो देख रहा हूँ आप रोज रहते हैं। तो अभी ठीक समझ में आ रहा है ना? अभी धीरे धीरे हाँ पकड़ जी, में आ रहा है? अब पकड़ में आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। भैया हाँ जी, सूचना के तौर पे कल इतवार है ना, छुट्टी रहेगी? हाँ कल संडे है तो कल ऑफ रहेगा। ठीक है। हम लोग परसों मिलते हैं ना? जी भैया। ठीक है, तो नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, नमस्ते।